हेलो एवरीवन, मैं बीना भट्ट आप सबका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल इतिहास अध्ययन में। आप सभी सब्सक्राइबर एवं व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आज हमारा फ्राइडे है, आज हमारा टर्न है तो मॉडर्न हिस्ट्री का। और इसके पहले जो थर्सडे और फ्राइडे था उससे हमारा क्या था, मेडोल हिस्ट्री से वीडियो अपलोड हुए। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे देख लीजिएगा। और इसके पहले के जो मॉडर्न हिस्ट्री से वीडियो हैं या आपके मेडोल हिस्ट्री से, उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा। और आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का मॉक टेस्ट। तो आज का मॉक टेस्ट हमारा जो है वह है 1857 की जो क्रांति थी उसके पे आधारित है। और उसके साथ साथ जो समकालीन या तत्कालीन और भी विद्रोह हुए थे, वो जनजाति विद्रोह और विद्रोह, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन इसमें हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट। आज के मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मंगल पांडे को यह जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई कि इनफील्ड राइफल में प्रयुक्त होने वाली कारतूस आपत्तिजनक जानवरों की चर्बी से युक्त थी। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि सर्वप्रथम मंगल पांडे को यह जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई कि जो इनफील्ड राइफल में प्रयुक्त हुआ था कारतूस, उसमें जो आपत्तिजनक जानवर की चर्बी है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि ऑप्शन है दमदम, बैरकपुर या बहरामपुर। तो इसका सही उत्तर है आपका दमदम। यहाँ पे सबसे पहले दमदम से क्या कहते हैं ये पता चला था कि इसकी जो है इसमें कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। तो क्या था कि दमदम में सबसे पहले 23 जनवरी को 1870 दमदम के सैनिकों ने कारतूसों के प्रयोग को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इसमें चर्बी है, गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी का यूज किया गया है, इसलिए हम इसको नहीं यूज करेंगे। क्योंकि उस समय क्या था कि जो कारतूस होती थी उसे मुंह से फाड़ना होता था और तब उसको इसमें लगाना पड़ता था। तो इस तरह उन लोगों ने इसको मना कर दिया। और 26 जनवरी को, जैसा कि यहाँ एक ऑप्शन आप देख रहे हैं बहरामपुर, तो यहाँ पे भी क्या है कि बहरामपुर के सैनिकों ने फिर 26 फरवरी 1857 को यहाँ के सैनिकों ने कारतूस को मना कर दिया और विद्रोह कर दिया। तो सबसे पहले देखिए कि जो यहाँ ऑप्शन है दमदम, 23 जनवरी 1857 को दमदम के सैनिकों ने कारतूस के प्रयोग को अस्वीकार किया। फिर 26 फरवरी को आपको बहरामपुर के सैनिकों ने कारतूस के प्रयोग को मना कर दिया। फिर आपका ये दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं बैरकपुर। तो बैरकपुर में क्या हुआ, अब यहाँ मंगल पांडे से संबंधित है। तो मंगल पांडे जो कि 1857 के एक प्रमुख पात्र हैं, जो कि इतिहास में विशेष स्थान रखते हैं 1857 की क्रांति को लेकर। तो अब उनसे संबंधित देखते हैं। यहाँ मंगल पांडे हैं जो या बैरकपुर के जो 34वीं रेजिमेंट थी उसके एक सैनिक थे। और इन्होंने भी क्या किया, 29 मार्च 1857 को इन्होंने विद्रोह कर दिया अपने साथियों के साथ, और कि हम नहीं इसकी जो इनफील्ड राइफल में जो ये कारतूस है इसका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। और उसके बाद जब विद्रोह पे उन लोगों को साथ बर्बरता की तो उन्होंने क्या किया, एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी और मेजर सार्जेंट हारसुन पे भी गोली चलाई। और इसके बाद क्या होता है कि इनको और इनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 8 अप्रैल को इनको फांसी पे लटका दिया जाता है और वह रेजिमेंट भी भंग कर दी जाती है। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन था आपके सामने कि सर्वप्रथम मंगल पांडे को इनफील्ड राइफल में जो कारतूस में आपत्तिजनक जानवर की चर्बी युक्त थी, कहाँ से पता चला, दमदम से। इसके साथ ही आपको पता चल जाता है कि 23 जनवरी को सबसे पहले दमदम के सैनिकों ने इस कारतूस के प्रयोग से मना किया। फिर उसके बाद 26 फरवरी को बहरामपुर के सैनिकों ने मना किया। और ये आपका बैरकपुर जो है वो तो मंगल पांडे से ही संबंधित है, क्योंकि वो 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के ही सिपाही थे। और इन्होंने 29 मार्च को, अगर इनसे संबंधित आ जाए कि किस तारीख में, कि किस तारीख को इन्होंने क्या कहते हैं अपने साथियों के साथ विद्रोह कर दिया और लेफ्टिनेंट बाग की हत्या की थी। तो आपका 29 मार्च को इन्होंने विद्रोह किया और लेफ्टिनेंट बाग और मेजर सार्जेंट हारसुन को गोली मारी थी। और इनको कब फांसी दी गई थी, तो 8 अप्रैल को इनको फांसी पर लटका दी गई, रेजिमेंट भंग कर दी गई और इनके साथ के जो साथी थे उनको भी
काफ़ी कड़ी सजा दी गई थी। तो अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 1857 के विद्रोह में निम्न नायकों में से किसने फ्रांस के सम्राट को लिखा था। अब यहाँ निम्न नायकों से मतलब यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है कि उस समय जो 1857 की क्रांति थी, चाहे वो लखनऊ था, कानपुर था, चाहे आपका दिल्ली था, या जगदीशपुर था, झांसी था, तो ऐसे काफ़ी जगह थे जहाँ पे विद्रोह हुआ था। तो यहाँ पूछ रहा है कि निम्न नायकों में से किसने फ्रांस के सम्राट को लिखा था, एक खत लिखा था। उसमें उन्होंने कहा क्या है कि अंग्रेजी सरकार के अन्याय एवं शपथ भंग के कारण चारों ओर इस तरह दहक रहे हैं जैसे सूर्य की किरणें। अब यह किसने लिखा था फ्रांस के सम्राट को, तो आपके सामने ऑप्शन है वाजिद अली शाह, नाना साहेब, बहादुर शाह। तो जैसे कि हम जानते हैं नाना साहेब कानपुर के थे और वाजिद अली शाह लखनऊ के और बहादुर शाह दिल्ली के। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर है आपका नाना साहेब। नाना साहेब ने ये खत लिखा था फ्रांस के सम्राट को। और अब नाना साहेब से देख लेते हैं कि नाना साहेब जो कि कानपुर के थे और इनका जो विद्रोह का नेतृत्व था वो अंतिम पेशवा बाजीराव के जो दत्तक पुत्र थे नाना साहब ने किया था, क्योंकि इनका नाम तो वास्तविक नाम जो था धोधुपंत था। और जैसे कि हम जानते हैं कि दत्तक पुत्र 1857 के पहले जो ये लॉर्ड डलहौजी ने ये गोद लेने की प्रथा को समाप्त किया, तो उस तरह से उनको उसने पेशवा मानना या वहाँ का वारिस मानना अस्वीकार कर दिया था। तो इसलिए इन्होंने जब चारों तरफ पहले तो नहीं बोले थे, पर जब विद्रोह चारों तरफ भड़कने लगे तो इन्होंने भी क्या किया कि इनके सैनिकों ने इन्होंने भी विद्रोह कर दिया। कानपुर जो है 5 जून को अंग्रेजों के हाथ से निकल गया और यहाँ का जो है नाना साहब को पेशवा घोषित कर दिया गया। और यहाँ पे सत्ता है, किंतु इनके जो कमांडर जनरल सर वो हीलर थे, उन्होंने सुरक्षा का वादा किया कि हम आपको इलाहाबाद पहुँचा देंगे और इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। किंतु कहते हैं कानपुर के सत्ती चौरा नामक स्थान पे ही इनको मार डाला गया था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे जब विद्रोह समाप्त हो तो उन्होंने समर्पण किया। और यहाँ हम देखते हैं कि नाना साहब के ऊपर एक आरोप भी लगाया गया था। क्या था कि जब इनको आई खबर कि सत्ती चौरा नामक स्थान पर मार दिया गया तो बड़ी संख्या में अंग्रेज स्त्री और बच्चे जो थे बीबीगढ़ नामक मकान में कैद थे, उनके नाना साहब के सैनिकों ने उन्हें क्या किया, मार डाला और इसका सारा दोष जो है नाना साहब पे जड़ दिया गया। किंतु एक महिला थी जो कहते हैं उसी में से अंग्रेजी महिला थी, उन्होंने लिखा था कि इस व्यक्ति के बारे में चाहे जो कहा जाए, मैं इस हत्याकांड के लिए किसी भी प्रकार से इन्हें दोषी नहीं मानती। और उन्होंने तो ये तक कहा कि इन्होंने काफ़ी लोगों के मतलब जान बचाई थी, छुड़ाई थी, 108 लोगों को विद्रोहियों के हाथों से बचाया था। यह महिला जो है उस समय के एक ब्रिटिश अफसर थे, उनकी पत्नी थी, जो कि विद्रोह के शिकार वो भी हुई थी। तो किंतु उन्होंने नाना साहब के बारे में सफाई दी थी। तो अगर देखा जाए तो अगर इससे संबंधित आपसे पूछ लें कि कानपुर के विद्रोह को किसने दबाया था और किसने क्या कहते हैं अपने पूर्ण अधिकार कर लिया उस पर, तो 16 दिसंबर 1857 के कैपेबल जो थे उन्होंने कानपुर पर क्या कहते हैं पूर्ण अधिकार कर लिया, फिर से अंग्रेजों के हाथ में आ गया कानपुर। तो ये रहा जैसे कि नाना साहब से, क्योंकि 1857 के विद्रोह से संबंधित कई क्वेश्चन बन सकते हैं और हम इसका एक ही आपको मॉक टेस्ट बनाएंगे 20 क्वेश्चन का। और इसी तरह से जब भी कोई क्वेश्चन आए, जैसे वाजिद अली शाह तो यह लखनऊ के थे और अभी इनसे संबंधित क्वेश्चन आएगा, हम वहाँ पे देखेंगे बहादुर शाह उसमें दिल्ली। तो जिस तरह से क्वेश्चन आते जाएगा तो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इसी तरह से डिस्कस कर ली जाए, ताकि पूरा का पूरा टॉपिक जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 1857 के संग्राम का कारण था। आपसे पूछ रहा कि 1857 के संग्राम का कारण था। अब आपके सामने ऑप्शन है ब्रिटिश द्वारा आर्थिक शोषण, भारतीय शासकों का असंतोष, धार्मिक कारण। अब यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन कूट में है AC, BC, ABC या AB। तो इसका सही उत्तर है आपका ABC। इसका तीनों कारण था, जैसे कि ब्रिटिश द्वारा आर्थिक शोषण, भारतीय शासकों का असंतोष और धार्मिक कारण।
अब यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं जैसे कि आर्थिक शोषण। तो आर्थिक शोषण जो है देखा जाए तो अंग्रेजों इस विद्रोह का प्रमुख कारण भी थी, क्योंकि जैसे भूमि व्यवस्थाओं को नए नए आविष्कार, करों की वृद्धि, भारतीय उद्योगों का बिल्कुल नष्ट हो जाना, बाढ़ सूखा आदि के कारण फसलों का नष्ट होना, उसके साथ साथ ये जो कर्ज लगान अदा न करना और ये उनके सूदखोरों द्वारा ज़मीन का कब्जा कर लेना, इस तरह से बहुत सारे उस समय थे जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था पे बहुत आघात किया और व्यापार पे नियंत्रण के रूप में एकदम देखा जाने लगा। आगे चल के दादा भाई नौरोजी ने 1861 में अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इस धन निकासी का ड्रेन थ्योरी का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया, उन्होंने भी किया। उसके बाद आरसी दत्त देखिए, चाहे आरपी दत्त देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले देखिए, इन नेताओं ने भी इस पे लिखा है, इसकी समीक्षा की। और यहाँ पर भारतीय शासकों का संतोष का देखिए, तो अब हम देखते हैं कि जैसे कुछ राज्यों के पास अपने वारिस नहीं थे। आप झांसी को ले लिए, कानपुर के ले लिए, क्योंकि आप गोद प्रथा का निषेध कर दिए, किंतु वहाँ के साथ साथ आपने देखो तो अवध को उन्होंने ज़बरदस्ती क्या कहते हैं अव्यवस्था का आरोप लगा के अवध को कब्जे में कर ले। तो ये सारा क्या था, भारतीय शासकों में असंतोष का कारण था उस समय। अब धार्मिक कारण देखा जाए तो धार्मिक कारण भी था। एक बार तो तिलक ने लिखा था कोई भी आत्मसम्मान युक्त जाति इसे 1 घंटे भी बर्दाश्त नहीं कर सकती जो यूरोपीय अधिकारियों का भारतीयों के साथ व्यवहार होता था, चाहे तो वहाँ आपके कैदियों के साथ हो, चाहे तो अन्य भारतीयों को, वो उनको भारतीयों को क्या कहते हैं काले अथवा सुअर की संज्ञा देते थे। होटल क्लबों में भारतीयों का प्रवेश अनुचित माना था। और हद तो तब हो गई जब लेक्स लोकी कानून के द्वारा जो 1850 में था, उसमें क्या था कि पहले था कि जो कोई व्यक्ति हिंदू रीति रिवाज से परिवर्तन करके ईसाई बन जाता तो उसको माता पिता के जायदाद में वारिस संपत्ति सुनिश्चित कर, किंतु लेक्स लोकी कानून के द्वारा क्या हुआ कि अब ऐसा कानून अधिनियम पारित कर कि अगर आप हिंदू रीति रिवाजों से परिवर्तन कर भी लेते हैं, आप ईसाई बन जाते हैं, तब भी आपको आपके पिता की संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। और जैसे कि गोद प्रथा तो थी ही, जो कि हिंदू धर्मशास्त्र के विरोध थी। तो इस तरह से क्या था, यह सब एक तो इसमें आपके धार्मिक कारण थे। और कारागार में बंदियों के लिए पहले होता था कि भोजन गैर ब्राह्मण द्वारा बनाया जाने लगा, और उनके आप क्या कहते हैं ईसाई पाठ होने लगा, कहते हैं कैदियों को ज़बरदस्ती ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाने लगी। तो इस तरह से बहुत सारा क्या था कि कारण था, धार्मिक कारण थे। तो यहाँ आपने देखा कि यहाँ संग्राम के 3 कारण इसमें दिए थे। ब्रिटिश कारण द्वारा आर्थिक शोषण, ब्रिटिश द्वारा भारतीय शासकों का असंतोष, धार्मिक कारण, और सैनिक कारण भी बन गया उसमें। जबकि हमारे जैसे कि गाय पूजनी होती हैं या मुसलमानों को सुअर की चर्बी से इतराज़ था। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो कारतूस तत्कालीन कारण तो सबसे पहले कारतूस से ही शुरू हुआ, जिसका क्या कहते धीरे धीरे सबका जो असंतोष था धीरे धीरे उस रूप में उभरने लगा। तो अगर यहाँ पे सैनिक कारण भी आ सकता है तो वो भी आपका सही होगा। तो इस तरह से ये सारे क्या हैं कि कारण थे। अभी हमने इसी तरह से आपसे इतने सारे इस क्वेश्चन में भी देखिए डिस्कस किया। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, वह कौन लेखक था जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा? वह कौन सा लेखक था जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध कहा है, स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा? तो इसके लिए आपके सामने ऑप्शन है कि आरसी मजूमदार, बीडी सावरकर, अशोक मेहता। तो इसका सही उत्तर है आपका वीडी सावरकर। इन्होंने ही क्या कहते हैं अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक भी पूछ लेता है एग्ज़ाम में, वैसे काफ़ी फेमस है, अधिकतर लोगों को याद होगी कि इन द इंडियन वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस 1857, इन्होंने जो है इसे एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। और इन्होंने इसमें ही इस पुस्तक के द्वारा ही इन्होंने इसे 1857 का प्रथम युद्ध कहा, 1857 विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आरसी मजूमदार हैं, तो उन्होंने भी एक पुस्तक लिखी थी, जैसे कि उनकी पुस्तक थी ब्रिटिश पार्लियामेंट्री एंड इंडियन, याद नहीं आ रहा हमें उनकी पुस्तक का, पर उन्होंने उसमें लिखा था
कि न तो तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है, न यह प्रथम ही, न यह राष्ट्रीय है और न ही स्वतंत्रता संग्राम है। उन्होंने इस तरह से इसको कहा है कि न तो यह प्रथम था, न राष्ट्रीय था, न ही यह स्वतंत्रता संग्राम है। तो अगर आप अशोक मेहता देखा जाए तो इन्होंने क्या कहते हैं, जो है सबसे पहली पुस्तक आती है आपकी इनको लिख। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, वह कौन लेखक था जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा। आपके सामने ऑप्शन है आर.सी. मजूमदार, वी.डी. सावरकर, अशोक मेहता। तो इसका सही उत्तर है आपका वी.डी. सावरकर। इन्होंने ही अपनी पुस्तक, अब इनसे संबंधित पुस्तक भी पूछ ले, जो कि अधिकतर हमें लगता है कि हिस्ट्री के सभी स्टूडेंट को पता होगी जो तैयारी कर रहा होगी। इनकी पुस्तक थी द इंडियन वार ऑफ द इंडिपेंडेंस 1857, और इसी पुस्तक में इन्होंने इसे सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। और जैसा कि क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा था 1857 के विद्रोह को। और इस तरह से वीर सावरकर, जो कि अगर इनका समय पूछ ले तो 1909 में इन्होंने यह पुस्तक लिखी थी। अब यहाँ पे आप दो आंसर ऑप्शन और भी देख रहे हैं, जैसे आर.सी. मजूमदार। हम इनसे संबंधित भी बात कर लेते हैं। अब आर.सी. मजूमदार की एक पुस्तक है द स्पाई म्यूनिटी एंड अ रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इसमें इन्होंने क्या है कि आर.सी. मजूमदार जी ने कहा क्या कि इन्होंने कहा कि ना तो यह प्रथम था, ना यह राष्ट्रीय था, ना ही यह स्वतंत्रता संग्राम था, यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, उनका मानना था। उन्होंने अपनी इस पुस्तक में ऐसा कहा है। तो इस तरह से क्या कहते हैं, अगर आप देखें अशोक मेहता, तो इनकी भी एक पुस्तक है जो कि आप इनकी पुस्तक का नाम है 1857 दी ग्रेट रिवेलियन। और इनको क्या कहते हैं, इन्होंने इसे अपनी पुस्तक में इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। और ये भारतीय इतिहासकार हैं, और जैसा कहा इनकी पुस्तक है द ग्रेट रिवेलियन, और इसमें इन्होंने इसे राष्ट्रीय विद्रोह माना है। और अगर आप देखते हैं इसी तरह से आपके सामने कुछ मिलते जुलते नाम आ जाएंगे। शशि भूषण चौधरी की भी पुस्तक है सिविल रिवेलियन इन इंडियन मिनिटीज़ 1857 से 1859 करके आएगी। और एक पुस्तक आती है इनकी ही शशि भूषण चौधरी की। तो कुछ नाम होते हैं कि जो सिमिलर लगते, बाद एग्ज़ाम अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं और मैचिंग करने का जाए, अगर आपको नहीं पता होती तो इसलिए मैं इन सब बुक का नाम बता रहा हूँ। शशि भूषण की जैसे एक बुक देखा, अभी दूसरी उनकी बुक है थ्योरीज ऑफ द इंडियन म्यूनिटी 1857 में इन्होंने इसे स्वतंत्रता का संग्राम माना है। इस संघर्ष को उन्होंने स्वतंत्रता का संग्राम माना। तो अगर इनसे संबंधित आ जाए शशि भूषण जी ने शशि भूषण चौधरी ने किस पुस्तक में इसे स्वतंत्रता संग्राम माना है, तो आप बता सकते हैं थ्योरीज ऑफ द इंडियन म्यूनिटी। और पूरनचंद जोशी भी हैं जिन्होंने रिवोल्यूशन 1857 लिखा है। तो इस तरह से क्या कहते हैं, कई इतिहासकारों ने बुक लिखी है। पर अगर आप का वह कौन लिखा था 1857 के, इसमें अगर ऑप्शन में देखा जाए तो वी.डी. सावरकर, क्योंकि अशोक मेहता जी ने भी इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा है, स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध नहीं कहा है। तो आपके सामने सही उत्तर है इसका वी.डी. सावरकर। अब आइए देखते हैं हम 1857 क्वेश्चन नंबर 5 कि 1857 के विद्रोह के मुख्य परिणाम क्या था। 1857 के विद्रोह का मुख्य परिणाम क्या था। भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित हो गया, देसी नरेशों को पुरस्कृत किया गया, समाज सुधार बंद कर दिया गया। तो इसका सही उत्तर है आपको 1857 के विद्रोह का जो मुख्य परिणाम था वह था भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया था। और एक आता है 1857 की बात जो है आपका, अगर देखा जाए इससे संबंधित, तो जो आया था 1858 का एक भारत शासन अधिनियम, उसी के द्वारा इसे क्या कहते हैं स्वतंत्र, इसको कंपनी से सारे अधिकार लेके और इसे भारत का शासन जो था ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया था। और इसका ये किसके समय में आया था, तो या आपसे संबंधित पूछ लेता है क्वेश्चन कि 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था।
और जब 1857 के विद्रोह के बाद, जैसा कि भारत शासन अधिनियम 1858 आता है, तो उसी के बाद क्या है, लॉर्ड कैनिंग को जो है वायसराय नियुक्त कर दिया। वायसराय के अब से क्या था कि अगर इस तरह से क्वेश्चन बन जाए कि प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था, क्योंकि अभी तक जो गवर्नर जनरल बोला जाता था, अब वो वायसराय हो गया। और जो विक्टोरिया जी का घोषणा पत्र था, उसे लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में अपना दरबार लगा के यहीं पे घोषणा पत्र को पढ़ा था। और इसके द्वारा क्या था कि अंग्रेजी कंपनी जैसे है क्राउन के हाथों में चला गया, और अब भारत सरकार जो है ब्रिटिश भारतीय मामलों में जो उसमें रियासतें थे उसमें हस्तक्षेप करना कम कर दिया उन्होंने। काफ़ी चीज़ें कही थी, बाद में उन्होंने इतनी मानी नहीं, पर हाँ कम कर दिया था। और इसके ब्रिटिश मामले जो हैं उसके लिए आपका ये बना दिया गया था, भारतीय परिषद बना के काफ़ी चीज़ें चेंज की गई थी, जो कि भारत की देखभाल के एक नए अधिकारी भारतीय सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया की नियुक्ति की गई। तो इस तरह से काफ़ी कुछ बदलाव इसमें किए गए थे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। किस समकालीन सांसद ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? ग्लैडस्टोन, डिज़रायली, लॉर्ड कैनिंग। तो आपके सामने 3 ऑप्शन थे, इसका सही उत्तर है आपका डिज़रायली। इन्होंने, या जो कि बेंजामिन डिज़रायली इनका नाम था, और ये जो रूढ़िवादी दल के नेता थे, ब्रिटेन में प्रसिद्ध नेता थे ये, और रूढ़िवादी दल के नेता थे। तीनों ने ही 27 जुलाई 1857 को हाउस ऑफ कॉमन्स में बोलते हुए सरकार के इस मत का खंडन किया और कहा कि यह आंदोलन एक राष्ट्रीय विद्रोह था, ना कि सिपाही विद्रोह। जैसा कि अगर देखा जाए तो बहुत सारे ब्रिटिश थे जिन्होंने इसे सिपाही विद्रोह, तो कोई इसे षड्यंत्र की ऐसे उन्होंने की थी। अब जैसे लॉरेंस थे, ट्रेवेलियन थे, माल्सन, टी.आर. होम्स, इन इतिहासकारों ने क्या मात्र सैनिक विद्रोह माना था। तो इसी तरह से टी.आर. होम्स ने इसे, तो अंग्रेज इतिहासकार थे जो इसे बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध का संज्ञा दी। मतलब वो सभ्यता थे, हम लोग बर्बर थे, हिंदू यहाँ भारतीय, और उसे सभ्यता बर्बरता के बीच की संज्ञा दी। इसी तरह से और भी विद्रोह है। इतिहासकार सर जेम्स आउट्रम थे, या इसके डब्ल्यू टेलर थे, इन्होंने क्या है इसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था, और कहा कि जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया है, इस तरह की उन्होंने बातें की हैं। तो और एक थे L.E.R. रीच के अनुसार यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। हम जो थे मतलब भारतीय धर्मांध थे, और इन्होंने ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध किया था। और जैसा T.R. होम्स ने बर्बरता और सभ्यता, इस तरह से बहुत सारे, पर पहले ऐसे वो सांसद थे बेंजामिन डिज़ायरली, जो कि उस समय ब्रिटेन के प्रसिद्ध नेता थे और रूढ़िवादी दल के नेता थे। तीनों ने ही 27 जुलाई, अगर डेट मुझे 27 जुलाई 1857 को हाउस ऑफ कॉमन्स में बोलते हुए सरकार के इन सब मत का खंडन किया और कहा कि यह आंदोलन एक राष्ट्रीय विद्रोह था, ना कि सिपाही विद्रोह। तो उनके सिपाही विद्रोह वाले मत का खंडन करते उन्होंने इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि 1857 के विद्रोह के समय देसी नरेशम सामंतों के ब्रिटिश स्वामी भक्ति पर किस ब्रिटिश अधिकारी ने टिप्पणी की कि इन शासकों एवं सरदारों ने, तो जो उस समय के कुछ ब्रिटेन नरेश थे, सामंत थे, उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशों का काफ़ी बचाव किया, काफ़ी उनके हेल्प की थी। तो उस पर किस ब्रिटिश अधिकारी ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इन शासकों एवं सरदारों ने तरंग रोधकों का कार्य किया, अन्यथा इस विद्रोह ने हमें एक झोंके में ही बहा दिया होता। अब आपके सामने ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड एलन बरो। तो इसका सही उत्तर है आपका लॉर्ड कैनिंग। ये कथन जो था लॉर्ड कैनिंग की टिप्पणी थी कि जो देसी नरेश थे, जैसे कि आप देखें पंजाब के सिख सरदार थे, कश्मीर का गुलाब सिंह था, या ग्वालियर का सिंधिया था, या उनके मंत्री दिनकर राव, या हैदराबाद के सलार जंग, भोपाल की बेगम, नेपाल के एक मंत्री सर जंग बहादुर, इन सब की स्वामी भक्ति थी। इन लोगों ने क्या किया, अंग्रेज़ों का साथ दिया था। इसी तरह से अगर आप देखा जाए तो बहादुर शाह का जो एक सिपाही या सरदार जो भी था, इलाही बख्श था, उसने भी बहुत गद्दारी की थी।
तो इस तरह से इन्हीं सबके जो इन लोगों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया और अपने विद्रोहियों का, अपने क्रांतिकारियों का खिलाफ उनका सहयोग किया, उसी पे ये लॉर्ड कैनिंग ने कमेंट किया था, टिप्पणी करते हुए कहा था कि इन शासकों एवं सरदारों ने तरंग रोधकों का कार्य किया, अन्यथा इसने हमें एक झोंके में ही बहा दिया होता। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो शुरुआत में ये था तो काफ़ी सफल रहा, पर बाद में धीरे धीरे इसी तरह के लोगों की वजह से क्या है कि इस विद्रोह को दबाने में उन लोगों के, जैसे कि आप देखा जाए तो बहादुर शाह जफर के इलाही बख्श की गद्दारी, यहाँ या वहाँ की कुछ बेगम का भी नाम आता है, उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया जिससे वो किले में घुस गए। या रानी लक्ष्मीबाई का भी देखें तो उनकी भी साथ यही था कि उनकी जो सेना के कुछ लोग उस शत्रु से मिल गए और गेट खोल देते हैं पीछे का, जिसे रानी इतने दिन घेरे के बाद भी वो 8 दिन लगातार लड़ते हुए फिर वहाँ से कालपी भाग निकलती हैं, फिर कालपी से ग्वालियर जाती हैं। ग्वालियर में भी सिंधिया तो क्या था कि अंग्रेज़ों का चमचा था, अंग्रेज़ों के सहायक थे, किंतु वहाँ के जो सेना थी वो रानी के साथ मिल गई और उन्होंने उसका सहयोग किया। तो इस तरह से उस समय काफ़ी ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया और इसीलिए अगर देखा जाए तो अंग्रेज़ों ने 1857 को विद्रोह को कुचलने में सफल भी हुए थे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से रुहेलखंड में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था। अब यहाँ आपसे पूछ रहा है कि रुहेलखंड में 1857 का नेता कौन था। खान बहादुर खान, मौलवी अहमद उल्ला या फिरोज शाह। तो इसका सही उत्तर है आपका खान बहादुर खान। यहाँ पे आपके सामने चाहे तो संपूर्ण रुहेलखंड का प्रमुख नेता पूछ ले या बरेली का पूछ ले तो खान बहादुर खान ही होगा। और यहाँ का अगर पूछ लेता है कि जो विद्रोह को समाप्त किस अधिकारी ने किया था तो कैंपबेल ने किया था और खान बहादुर खान को फांसी की सज़ा दी गई थी। और यहाँ पे क्या था, उन्होंने अपने आप को जो है बरेली का नवाब घोषित किया था और संपूर्ण रुहेलखंड में इन्होंने ये उसके प्रमुख नेता थे। अब यहाँ पे आपके सामने 2 ऑप्शन बनता है, जैसा कि मैंने कहा कि 1857 की क्रांति से संबंधित जो है और साथ ही उस समय समकालीन जो तत्कालीन कुछ और भी विद्रोह हुए थे उससे भी संबंधित क्वेश्चन इसमें है इंक्लूड। तो उसको हमें इसी 20 क्वेश्चन में कवर करना है। तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे एक ऑप्शन है उसके 3 ऑप्शन है, एक का क्वेश्चन से इस क्वेश्चन से रिलेटिव है और 2 नहीं है, उससे संबंधित तथ्य भी हम इसमें देखेंगे। अब यहाँ मौलवी अहमदुल्ला का हम देखते हैं तो मौलवी अहमदुल्ला जो थे ये फैज़ाबाद का नेतृत्व, फैज़ाबाद अवध क्षेत्र, फैज़ाबाद का जो क्षेत्र था वहाँ का नेतृत्व 1857 के विद्रोह का जो था नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला किए थे। और यहाँ का भी अगर पूछ ले आपसे कि विद्रोह को दबाने वाला कौन अधिकारी था तो कैंपबेल था। और जैसे कि इन्होंने फैज़ाबाद में उस समय तत्कालीन समांतर सरकार की स्थापना की थी, इन पे अंग्रेज़ों ने इनाम घोषित कर रखा था और इन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्या है क्योंकि जिहाद का ऐलान किया था। तो ये सारी चीज़ें आपने देखा कि मौलवी अहमदुल्ला ने कहाँ पे किया था, उनके खिलाफ अंग्रेज़ों ने इनाम रखा था। अगर ऐसा कुछ पूछना किसने जिहाद का किया, आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा खान बहादुर खान, मौलवी अहमदुल्ला या मौलवी लियाकत अली, इस तरह के नाम आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे। तो जिहाद का ऐलान मौलवी अहमदुल्ला ने किया था और ये जो है फैज़ाबाद में विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, वहाँ पे इन्होंने समांतर सरकार की स्थापना की थी। ये रहा हमारा मौलवी अहमदुल्ला से संबंधित तथ्य। अब हम देखते हैं आपका ये सी ऑप्शन का जो कि फिरोज शाह जो थे ये कहते हैं कि मुग़ल घराने से संबंधित शहजादे थे और इन्होंने मंदसौर में स्वतंत्रता संग्राम का झंडा बुलंद किया था और इन्हें भी क्या है कि रंगून निर्वासित कर दिया गया था और जहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। और भी जैसे मैंने एक क्वेश्चन कहा कि मौलवी लियाकत अली आ जाए तो मौलवी लियाकत अली अगर आपसे पूछ लेता तो इलाहाबाद का जो विद्रोह था उस समय वो उसका नेतृत्व मौलवी लियाकत अली जी संभाले थे। अब आइए हम तो इस तरह से हम देखते हैं कि कई क्वेश्चन हमारे इसमें कवर हो जाते हैं। अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में है सही चुने। अब आपके सामने ऑप्शन है असम मनीराम दत्त, उड़ीसा सुरेंद्र शाही एवं उज्ज्वल शाही, मथुरा
कदम सिंह। अब यहाँ कूट में आपके सामने आंसर है ए बी, बी सी या ए बी सी, तो सही चुने। यहाँ पे आपका सही है जो मिलान है, जो सुमेलित है, वह है ए बी। असम मनीराम दत्त, उड़ीसा में सुरेंद्र सही, मुज्जल सही। अगर असम में अगर आपके सामने मनीराम दत्त न देखें, कंद परमेश्वर भी रहेगा, कंद परमेश्वर सिंह, तो वो भी आपका सही होगा, क्योंकि इन दोनों ने वहाँ पे क्या है विद्रोह का नेतृत्व किया था। और यहाँ पे आपके सामने देखा जाए तो सी इसलिए नहीं सुमेलित है कि मथुरा दिया है कदम सिंह, जबकि मथुरा जो था, मथुरा से आपका सही होता अगर यहाँ पे देवी सिंह देता तो आपका क्या है देवी सिंह, तो ये आपका सही होता, क्योंकि मथुरा से जो है इन्होंने ही नेतृत्व किया था मथुरा में। यहाँ जो कदम सिंह दिया है आपका, तो अगर आप कदम सिंह देखेंगे तो कदम सिंह ने क्या है कि जो मेरठ के आसपास का क्षेत्र था उससे संबंधित है, तो कदम सिंह मेरठ के आसपास क्षेत्रों में नेतृत्व किए थे, और मथुरा का जो है देवी सिंह ने किया था। हाँ, इसी तरह से आपके सामने आ जाए कि गोरखपुर डिवीजन में किसने किया था, तो आपका गजाधर सिंह ने। या आपसे जो चीज़ें क्वेश्चन में नहीं बनाया है, क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं है, तो उसको हम ऐसे ही आपको ओरली बता रहे हैं। ये आपसे पूछ ले कि कुल्लू में नेतृत्व 1857 का किसने किया था, तो राजा प्रताप सिंह ने किया था। और जैसा कि बताया कि गोरखपुर डिवीजन में पूछ ले तो गजाधर सिंह। और इसी तरह से आपके सामने अगर पूछ लेता है कि राजस्थान कोटा में विद्रोह का जो है नेतृत्व किसने किया था, तो जयदयाल एवं हरदयाल जी वहाँ के थे, जिन्होंने वहाँ पे 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किया था। और कहा जाता है कि जयदयाल सिंह को तोप के मुंह में बांधकर उड़ा दिया गया था। मतलब आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन, अगर आप इतिहास पढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि उन्होंने 1857 के विद्रोह को दौरान कितनी क्रूरता दिखाई थी, और फिर भी हमारे क्या कहते हैं जो ब्रिटिश स्वामी भक्त सरदार थे, चाहे वो निज़ाम थे, चाहे तो कश्मीर के गुलाब सिंह थे, चाहे आपका सिंधिया थे, ये सब मतलब उनका तब भी सहयोग कर रहे थे। तो यहाँ पे हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमने देखा कि आपके साथ जैसे कि 4-5 स्थान है, झांसी है, कानपुर है, अवध है, आपका दिल्ली है, तो ये सारे क्या है, ये तो काफ़ी बड़े लेवल पे इतिहास में इनके बारे में लिखा है। पर ये जैसे बिहार है, यहाँ का भी लिखा गया, पर ये छोटे छोटे जैसे कुछ जगह हैं, आपका बरेली है, फैज़ाबाद, मंदसौर, असम, उड़ीसा, तो इनसे संबंधित जो है आप क्या कहते हैं, बस इतना याद रखिए कि यहाँ पे किसने विद्रोह का नेतृत्व किया था, जो कि अभी हमने इस क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अब यहाँ पे आपके सामने कथन के रूप में है, और यहाँ पे पहला कथन क्या है कि झांसी में विद्रोह 5 जून 1857 को प्रारंभ हुआ। रानी का दमन करने के लिए 23 मार्च 1858 को ह्यूरोज ने झांसी को घेर लिया। आपका सी कथन, स्मिथ एवं ह्यूरोज की सम्मिलित सेना ने ग्वालियर पे आक्रमण किया और यहीं पे मई 1858 को महारानी जो है वीरगति को प्राप्त हुई। तो यहाँ पे कथन असत्य पूछा है, तो यहाँ आप देखेंगे कि आपका सी कथन भी सही है, आपका बी कथन भी सही है, सी कथन भी सही है। तो इसमें से कोई भी अगर हम कहते हैं, जैसा कि हमने कूट में आंसर नहीं दिया है, तो इसका सही है कोई भी कथन जो है असत्य नहीं है, असत्य नहीं है, तो असत्य नहीं है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इसमें कोई भी कथन असत्य नहीं है, सभी के सभी कथन सत्य हैं। झांसी की में विद्रोह जो है 5 जून 1857 को प्रारंभ होता है। रानी का दमन करने के लिए 30 मार्च 1858 को ह्यूरोज ने झांसी को घेर लिया था। इसमें थे ह्यूरोज की सम्मिलित सेना ने ग्वालियर पर आक्रमण किया। अब यहाँ देखते हैं कि ग्वालियर पे क्यों, जैसे रानी तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो थी झांसी से थी, तो यहाँ देखते हैं हम कि 5 जून को जब विद्रोह प्रारंभ हो गया तो रानी का दमन करने के लिए 23 मार्च को ह्यूरोज ने झांसी को घेर लिया, पर रानी ने 8 दिन तक युद्ध किया। पर कुछ देशद्रोहियों, जैसे कि अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 में 9 में हम लोगों ने डिस्कस किया कि देशद्रोहियों ने जो है रानी के
क्या किया कि किले का दरवाज़ा खोल देते हैं, जिससे शत्रु सेना किले के अंदर घुस जाती है। और किंतु रानी फिर भी क्या है कि इसी शत्रु सेना के बीच से मध्य से बचा के निकल जाती हैं और कालपी पहुंच जाती हैं। किंतु वहां पे भी कालपी जो में भी फिरोज अपनी सेना लेकर पहुंच जाता है। वहां पे भी युद्ध होता है, रानी पराजित होती है, परंतु रानी वहां से भी भागकर ग्वालियर पहुंच जाती हैं। ग्वालियर का जो उसमें शासक था वह तो सिंधिया था, परंतु वह तो अंग्रेज समर्थक, किंतु उसकी जो सेना थी ना वह अंग्रेजों से मतलब कि खपा थी और विद्रोहियों के साथ मिल गई। रानी के साथ रानी के साथ हो गए वो लोग सारे उसके सैनिक, और उन्होंने क्या किया, ग्वालियर पे अधिकार के लिए अंग्रेजों से मुक्त करा लिया। तो जब वहाँ पे अंग्रेज रानी ने ग्वालियर पे अधिकार कर लिया, तो वहाँ का जो सेनापति इसमें था उस समय तो कुछ नहीं बोला, परंतु जब हीरोज वहाँ पे अपनी सेना लेके आ गए तो दोनों ने क्या किया, दो तरफ से सम्मिलित होकर दोनों ने दो तरफ से आक्रमण करके ग्वालियर पर आक्रमण किया और वहीं पे लड़ते हुए रानी जो है वीरगति को प्राप्त हुई। तो हम यहाँ देखते हैं कि रानी झांसी से कालपी गई, कालपी में भी हीरोज से उनका युद्ध हुआ, पराजित हुई, फिर वहाँ से वो ग्वालियर पहुँची जहाँ की सेना जो है रानी के साथ मिल गई। और फिर वहाँ पे जो वहाँ का सेनापति था, अंग्रेज सेनापति ग्वालियर का स्मिथ था, और इधर से हीरोज दोनों ने सम्मिलित रूप से रानी पर आक्रमण किया और वो रानी लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। कब? मई 1858 को। अब यहाँ पे हम देखते हैं ना कि जैसे कि कथन असत्य पूछा था, तो कोई भी कथन असत्य नहीं है। तो अगर आप इसका देखें तो हम इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि कोई भी कथन असत्य नहीं। मैं बोल भी दे रही हूँ और इसको हम आपको लिख के भी क्या कहते हैं, दिखा देते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका होगा, इसमें होगा कि कोई भी कथन असत्य नहीं है, नहीं है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार ने अनेक परिवर्तन किए, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। अब यहाँ पे देखना है कि जो 3 ऑप्शन है उसमें से कौन सा सही नहीं है। तो पहला है कि भारतीय सैनिकों की तुलना में अंग्रेजी सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई, तो सही है। साथ में जो अवध और बंगाल के सैनिक थे उनकी तुलना में फिर उन्होंने सिखों और आपके गोरखा जो है सैनिक उनकी भर्ती शुरू कर दी और भारतीय सैनिकों की संख्या घटा के अंग्रेजी सैनिकों की संख्या बढ़ा दी, ये सही है आपका। भारत में सीमा विस्तार की नीति त्याग दी गई, ये भी आपका कथन सही है। पर यहाँ पे जो है आपका सी है कि मुसलमानों के प्रति सरकार ने उदारता दिखाई, तो यह बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने 1857 का जो हिंदू मुस्लिम एकता का उन्होंने देखा तो उसमें उन्होंने फूट डालने के लिए कुछ जो आपके मुस्लिम शासक थे उस समय के वो या जो आम जनता थी उनके प्रति जो विद्रोही थे उनके साथ उन्होंने बहुत ही क्रूरता का व्यवहार किया और हिंदू मुस्लिम जो है मतभेद उस समय उत्पन्न होने लगे और उसका उन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया। तो इस तरह से क्या था कि ये कथन आपका सही नहीं, उन्होंने मुसलमानों के प्रति उदारता नहीं दिखाई बल्कि बहुत ही क्रूरता का व्यवहार किया और इसी के साथ ही जो है सांप्रदायिकता का बीज जो है उन्होंने बोने का काम किया। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि कौन सा निम्न में से कौन सा सही है। अब आपके सामने सही में क्या है, कथन है और कारण है। तो आपके यहाँ पूछ रहा है कि प्रारंभिक विजय के बाद भी सिपाही विद्रोह राज को पलटने में सही नहीं हो सका। कारण दिया है कि उदीयमान मध्य वर्ग ने राज्य का पक्ष लिया। तो इसमें देखा जाए तो ए आर दोनों सही हैं और जो है ए की आर जो है सही व्याख्या है। अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाता, व्याख्या पूछ लेता कि ए की आर जो है सही व्याख्या है तो भी आपका सही होता, क्योंकि प्रारंभिक विजय के बाद भी विद्रोही सिपाही विद्रोह सफल नहीं हो पाया राज को पलटने में, उसमें ब्रिटिश राज को पलटने में, क्योंकि जो उदीयमान मध्य वर्ग ने क्या था कि राज का पक्ष लिया, मतलब सरकार का पक्ष लिया, उनका बचाव किया। तो ये दोनों सही हैं। और अगर जैसा कि इसका जो सही उत्तर है वह है ए आर दोनों सही हैं। और यहाँ पे जैसे कोर्ट में बना देता है कि ए आर दोनों सही हैं, ए जो है ए का आर सही स्पष्टीकरण है और एक में पूछ लेता कि स्पष्टीकरण नहीं है। तो अगर स्पष्टीकरण की बात पूछ लेता तो वो भी आपका सही होता। तो इसका दोनों कथन ही
कथन और कारण दोनों ही सही हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार ने अनेक परिवर्तन किए, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। अब यहाँ पे देखना है कि जो 3 ऑप्शन है उसमें से कौन सा सही नहीं है। तो पहला है कि भारतीय सैनिकों की तुलना में अंग्रेजी सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई, तो सही है। साथ में जो अवध और बंगाल के सैनिक थे उनकी तुलना में फिर उन्होंने सिखों और आपके गोरखा जो है सैनिक उनकी भर्ती शुरू कर दी और भारतीय सैनिकों की संख्या घटा के अंग्रेजी सैनिकों की संख्या बढ़ा दी, ये सही है आपका। भारत में सीमा विस्तार की नीति त्याग दी गई, ये भी आपका कथन सही है। पर यहाँ पे जो है आपका सी है कि मुसलमानों के प्रति सरकार ने उदारता दिखाई, तो यह बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने 1857 का जो हिंदू मुस्लिम एकता का उन्होंने देखा तो उसमें उन्होंने फूट डालने के लिए कुछ जो आपके मुस्लिम शासक थे उस समय के वो या जो आम जनता थी उनके प्रति जो विद्रोही थे उनके साथ उन्होंने बहुत ही क्रूरता का व्यवहार किया और हिंदू मुस्लिम जो है मतभेद उस समय उत्पन्न होने लगे और उसका उन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया। तो इस तरह से क्या था कि ये कथन आपका सही नहीं, उन्होंने मुसलमानों के प्रति उदारता नहीं दिखाई बल्कि बहुत ही क्रूरता का व्यवहार किया और इसी के साथ ही जो है सांप्रदायिकता का बीज जो है उन्होंने बोने का काम किया। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि कौन सा निम्न में से कौन सा सही है। अब आपके सामने सही में क्या है, कथन है और कारण है। तो आपके यहाँ पूछ रहा है कि प्रारंभिक विजय के बाद भी सिपाही विद्रोह राज को पलटने में सही नहीं हो सका। कारण दिया है कि उदीयमान मध्य वर्ग ने राज्य का पक्ष लिया। तो इसमें देखा जाए तो ए आर दोनों सही हैं और जो है ए की आर जो है सही व्याख्या है। अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाता, व्याख्या पूछ लेता कि ए की आर जो है सही व्याख्या है तो भी आपका सही होता, क्योंकि प्रारंभिक विजय के बाद भी विद्रोही सिपाही विद्रोह सफल नहीं हो पाया राज को पलटने में, उसमें ब्रिटिश राज को पलटने में, क्योंकि जो उदीयमान मध्य वर्ग ने क्या था कि राज का पक्ष लिया, मतलब सरकार का पक्ष लिया, उनका बचाव किया। तो ये दोनों सही हैं। और अगर जैसा कि इसका जो सही उत्तर है वह है ए आर दोनों सही हैं। और यहाँ पे जैसे कोर्ट में बना देता है कि ए आर दोनों सही हैं, ए जो है ए का आर सही स्पष्टीकरण है और एक में पूछ लेता है कि स्पष्टीकरण नहीं है। तो अगर स्पष्टीकरण की बात पूछ लेता तो वो भी आपका सही होता। तो इसका दोनों कथन और कारण दोनों ही सही हैं। तो आइए देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में भी है आपका आंदोलनों से संबंधित है। तो इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित आंदोलन में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे आपको आंदोलन दिया है, उसका डेट दिया है और पूछा है कि कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो आप पहले देखते हैं कि आपका कोल विद्रोह जो कि 1829 से 1839, फिर वह 1844 से 1848 दो बीच में ऐसे चला है। ये और कहाँ पे हुआ था, तो ये आपका छोटा नागपुर में हुआ था।
और खासी विद्रोह की डेट आपसे देता है कि 1823 से 1833। फिर आपका देता है कि मुंडा विद्रोह जो कि 1895 से 1901। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका ये देखा जाए तो यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि जो सुमेलित नहीं है, सभी के सभी सुमेलित हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कि कौन सही सुमेलित नहीं है, तो कोई भी नहीं। यहाँ इसका आपको आंसर हो जाएगा कोई भी नहीं, सभी के सभी सुमेलित हैं। कौन सही सुमेलित नहीं है, कोई भी आपका नहीं, इसका उत्तर होगा। यहाँ ऑप्शन मैंने नहीं दिया है, पर इसका होगा कोई भी नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं हम, जैसे आपका ये खासी विद्रोह है, तो खासी विद्रोह जो है आपका ये मेघालय में हुआ था और 1823 से 1833 तक चला था। और उसके नेता जो थे तीरथ सिंह थे। अगर आपसे ऐसे पूछ लेता तो आप इसको बता सकते थे। और कोल विद्रोह आपका डेट सही है और वो जो है छोटा नागपुर में हुआ था और इसके जो प्रमुख नेता थे बुद्धो भगत एवं गंगा नारायण थे। अब आपसे पूछ लेगा कि मुंडा विद्रोह, तो मुंडा विद्रोह जो था आपका 1895 से 1901 ईस्वी तक चला था और ये छोटा नागपुर के बिहार का जो क्षेत्र छोटा नागपुर वहाँ हुआ था और इसके जो नेता थे वो बिरसा मुंडा थे। और मुंडा विद्रोह के उलुग खनियों महाविद्रोह भी कहा जाता है। तो उलुग खनियों महाविद्रोह ऐसा नाम दे दे तो भी आपका वही होगा मुंडा विद्रोह। अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि सही चुने। अब यहाँ पे सही चुने में आपके दिया है कि ये पहला है आपका सींटू कान्हा संताल विद्रोह, फिर आपका दिया है सरियतुल्ला फराजी आंदोलन, या आपका दिया है राजू रंपा विद्रोह। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका ये जो है इसमें कोट में आंसर है ए बी या बी सी या आपका ए बी सी। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका इसका सही सभी का सभी होगा, क्योंकि आप अगर फराजी आंदोलन देखते हैं तो उससे सरियतुल्ला जी जुड़े थे और इसमें क्या कहते हैं फराजी विद्रोह में सरियतुल्ला जी हैं और सीटू कान्हा जो थे वो संताल विद्रोह से थे। और आपका इनका देखा जाए राजू रंपा, तो ये जो थे आंध्र प्रदेश से थे और ये रंपा विद्रोह से जुड़े थे। तो आंध्र प्रदेश का ये विद्रोह था राजू रंपा 1879 में हुआ था और इसके प्रमुख नेता राजू रंपा थे और सरियतुल्ला ये फराजी आंदोलन से संबंधित थे। और आपका ये जो देखते हैं आप सीटू कान्हा, तो ये संथाल विद्रोह से था। तो ये क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि आपके 1857 से तुरंत पहले कौन सा विद्रोह हुआ था, तो आपका सीटू ये संथाल विद्रोह हुआ था जिसके नेता थे सीटू और कान्हा और ये जो है 1855 से 1856 तक चला था। और इसमें क्या है कि आपके ये सीटू और कान्हा इसके नेतृत्व किए थे और ये 1857 के विद्रोह के जस्ट पहले ये विद्रोह हुआ था। तो इस तरह से आपसे पूछ लेता है तो आपका क्या कहते हैं सही होगा। और ये जैसे कि फराजी आंदोलन देखा अभी हमने, इससे पहले आपको उसमें दिखाया था कालक्रम में लगाने का दिखाया था। तो फराजी आंदोलन जो कि 1820 से 1858 में हुआ था और ये फरीदुल्ला द्वारा जो है चलाया गया था। तो इनका नाम था हाजी सरियतुल्ला और ये फरीदपुर के निवासी थे। इन्होंने इसका जो है नेतृत्व किया था किसका, आपका फराजी आंदोलन का। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका सही उत्तर है आपका सी। ए बी सी तीनों ही सही हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। अब आपके सामने ऑप्शन है पागलपंथी संप्रदाय, करम शाह और फकीर विद्रोह, मजमून एवं चिराग अली, रमोसी विद्रोह एवं चित्तूर सिंह। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें सही सुमेलित करने से पूछा कि निम्नलिखित कौन सा सही सुमेलित है। तो आपके सामने ऑप्शन है ए सी, बी सी या ए बी सी। तो इसका जो सही उत्तर है आपका वह है ए बी सी, क्योंकि पागलपंथी जो संप्रदाय था या विद्रोह था उसके नेता करम शाह थे। और यहाँ से आपका टीपू मीर भी ऐसा करके आ सकता है, तो वह भी आपका सही होगा। तो ये जो है कब से कब तक चला था, 1813 से 1831 तक पागलपंथी विद्रोह चला था और जिसको क्या कहते हैं नेता, प्रमुख नेता
टीपू मीर थे या करम शाह, दोनों आएगा आपका, दोनों इससे सही होगा। और फिर यहाँ पे आते हैं हम फ़कीर विद्रोह। तो फ़कीर विद्रोह जो कि 1776 से 1777 तक चला था, और कहाँ पे, बंगाल में। और इसके जो नेता थे मजमून शाह एवं चिराग अली थे। और इसी तरह से जैसे आपसे रमूशी विद्रोह जो चित्तौड़ सिंह थे, और एक नाम आ जाए नरसिंह दत्तात्रेय पेटकर, तो वो भी सही होगा क्योंकि ये दोनों उसके प्रमुख नेता थे, और यह महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट पर यह विद्रोह हुआ था। तो जैसा कि हमने कहा कि हमको इतने सारे जो विद्रोह हुए हैं उससे संबंधित इसी सारे क्वेश्चन में इसको हमें देखना है, तो इसलिए मैंने इस तरह से क्वेश्चन बनाए, फॉर्म किए हैं कि आपके बहुत सारे फैक्ट्स इतने ही क्वेश्चन में क्लियर हो जाएं। और अब आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा है कि निम्नलिखित में किस राजपूत ने 1857 की विद्रोहियों का साथ दिया और कैप्टन मेसन के अधिक एक ब्रिटिश सेना को पराजित किया। तो किस राजपूत राजा ने, अब यहाँ राजपूत राजा का जैसे नाम दे दिया है, कहीं कहीं पे आपको नाम दे देगा कहाँ का राजा था, ऐसे पूछ लेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं कि किस राजपूत राजा ने 1857 के विद्रोहियों का साथ दिया और कैप्टन मेसन के अधीन जो है एक ब्रिटिश सेना को पराजित किया। तो इसका सही उत्तर है आपका अलवर। ये अलवर के राजपूत राजा थे जिन्होंने क्या कहते हैं विद्रोहियों का साथ दिया था और ब्रिटिश कैप्टन मेसन के अधीन एक ब्रिटिश सेना को पराजित किया था। आपके सामने जोधपुर है ऑप्शन में हुआ है, किंतु यहाँ का ही ये अलवर के शासक थे जिन्होंने अपने कैप्टन मेसन के अधीन ब्रिटिश अधिकारियों को पराजित किया था। 1857 में अपने विद्रोहियों का जो उनके राज्य के थे उनका साथ दिया था। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि 1857 के विद्रोह के स्वरूप की प्रमुख विशेषता क्या थी। जो उस समय वो विद्रोह हुआ था उसकी जो स्वरूप था उसकी प्रमुख विशेषता यहाँ पे क्या थी। तो आपके सामने ऑप्शन है धर्म की रक्षा के लिए किया गया प्रयास, सैनिक विद्रोह, स्थानीय सामंतों एवं राजाओं द्वारा अपनी स्वतंत्रता बचाने का अंतिम प्रयास। तो यहाँ पे जो है इसका ऐसे देखने में आपको सभी के सभी आंसर सही लगेंगे, सभी जो है विशेषताएं जो दी गई हैं सही लगेगी, किंतु इसका जो एग्जैक्ट सही उत्तर होगा वह होगा आपका सी, स्थानीय सामंतों राजाओं द्वारा अपने स्वतंत्रता को बचाने का अंतिम प्रयास था। ये जो विद्रोह, क्योंकि अगर आप चाहे तो कानपुर देखें और चाहे आप क्या कहते हैं झांसी देखें, जगदीशपुर देखें या आप अवध का देखते हैं, तो ये सब क्या था वहाँ के लोगों का, या खान बहादुर खान जिन्होंने अपने वहाँ नवाब घोषित किया रोहिलखंड का, तो ये सब का सब क्या था अपनी स्वतंत्रता को बचाने का एक अंतिम प्रयास था। तो सैनिक विद्रोह था परंतु इसकी प्रमुख विशेषता नहीं थी। वो सैनिक विद्रोह तक ही रहता तो शायद इतना आगे न बढ़ पाता, पर इसमें राजा और सामंत जो हैं उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, विद्रोही सेना का अपने साथ दिया। तो इसका प्रमुख विशेषता जो है आपका स्थानीय सामंतों और राजाओं की अपनी स्वतंत्रता बचाने का अंतिम प्रयास था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है निम्न में कौन सा कथन सत्य है। निम्न में कौन सा कथन सत्य है। कथन है, आप कथन को पहले देखिए। नाना साहब की ओर से लड़ने की जिम्मेदारी तात्या टोपे की थी, जिनका असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था। बिहार में शाहबाद, गया, पटना जिले विद्रोह के प्रमुख केंद्र हैं। बिहार के प्रमुख नेता जगदीशपुर के 80 वर्षीय बाबू कुंवर सिंह थे। तो यहाँ पे है आपका सभी के सभी जो है कथन सही हैं और सत्य हैं। जैसे कि आप नाना साहब की ओर से लड़ने की जिम्मेदारी जो थी वो तात्या टोपे को थी, जिनका असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था। बिहार जिले जो ये शाहबादा, गया, पटना जिले थे, ये विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। और बिहार के जो है प्रमुख नेता जगदीशपुर के जो 80 वर्षीय बाबू कुंवर सिंह थे। तो ये सभी के सभी आपके कथन सत्य हैं। और ये रहे हमारे 1857 विद्रोह एवं तत्कालीन अन्य जो विद्रोह थे उससे संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। और इस 20 क्वेश्चन के साथ अगर आप जो चीज़ें हमने आपके साथ ओरल डिस्कस की है, आपको एक्सप्लेन किया है, अगर आप वो सभी चीज़ें देखते हैं तो आप 40-50 क्वेश्चन कम से कम इसमें कवर कर रहे हैं। अभी एक एक क्वेश्चन को हम बना देते कि यहाँ पे नाना साहब रामचंद्र, ये जो तात्या टोपे थे उनका असली नाम क्या था, एक क्वेश्चन बन जाता। या जगदीशपुर
के बिहार के जो प्रमुख नेता थे उनका क्या नाम था, ऐसे ऐसे मतलब कि अगर आप इसको बनाते तो कई तरह के क्वेश्चन आपके, या जिले का नाम अलग अलग करके दे दें तो कई क्वेश्चन बन जाते। तो अगर आप इस तरह से देखेंगे तो आपके 20 क्वेश्चन में आप पूरे के पूरे 40-50 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। और प्लीज़ वीडियो को मिस मत करिएगा। और जो इसके पहले की मॉडर्न हिस्ट्री से आपकी वीडियो हैं तो उसके जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दी जाएगी, और आप अगर नहीं देखें तो आप उसको प्लीज़ वो सारी वीडियो देख लीजिएगा और अपना बढ़िया से रिवीजन करिए, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। इसलिए किसी भी वीडियो को मिस मत करिए, 1 से 2 बार देखिए, जिससे आपको सभी के सभी क्वेश्चन एकदम से आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आप सभी व्यूअर एवं सब्सक्राइबर को धन्यवाद। और वीडियो को देखते रहिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो। धन्यवाद।